कहानी शुरू होती है साल 1838 में एलामाइन नामक जगह से। एक युवा लड़की एलन हटर अपनी शारीरिक इच्छा की पूर्ति के लिए वह एक डरावनी ताकतवर एंटिटी नोस्फेरातु को बुलाती है और उसके साथ एक डील करती है। एक ऐसी शक्ति थी जो उसके वश से बहुत परे है। जैसे ही रिचुअल पूरा होता है वह दानवीय पिशाच उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और अंततः उसका गला दबा देता है, जिससे एलन का पूरी तरह से उस शैतानी पिशाच के वश में होने का पता चलता है। अचानक दृश्य बदलता है और पता चलता है कि यह सब सिर्फ एक सपना था। उसका पति थॉमस तुरंत उसकी घबराहट को भांप लेता है और जानना चाहता है कि क्या हुआ। इसके बाद वह उसे जोश से गले लगाता है, उसे सांत्वना देता है और भरोसा दिलाता है कि डरने की कोई बात नहीं। हालांकि जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह देर कर रहा है, इसलिए वह जल्दी में विदा लेता है और काम पर निकल जाता है। लेकिन एलन अब भी उस डरावना सपने से उबर नहीं पाई। बार बार अपने अनुभव और उस सपने के बारे में सोचती रहती है। इसी बीच थॉमस जल्दी में एक व्यक्ति नॉक मैपलर से मिलने निकलता है। गंतव्य पर पहुंचते ही वह देर से आने के लिए माफी मांगता है, लेकिन नॉक इसके विपरीत उसे उसकी हाल ही में हुई शादी की बधाई देता है। बिना समय गंवाए नॉक उससे व्यापारिक बातचीत शुरू करता है। वह थॉमस को एक अजीबोगरीब सौदे की पेशकश करता है। एक रहस्यमयी बूढ़े काउंट जो विस्बॉर्ग में एक हवेली खरीदना चाहता है के लिए एक सौदा पक्का करना। आर्थिक सुधार के लिए आतुर थॉमस इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लेता है और विस्बॉर्ग में स्थित एक पुरानी खस्ताहाल हवेली काउंट ऑरलॉक को बेचने का सौदा कर लेता है। उस दिन शाम को थॉमस घर लौटता है और एलन को अपनी यात्रा के बारे में बताता है। जैसे ही वह यह सुनती है वह उसे जाने से मना करती है, यह स्वीकार करते हुए कि शादी से पहले उसे एक डरावना सपना आया था। उस सपने में उसने मौत से विवाह किया था जहां केवल डेड बॉडीज ही उपस्थित थीं। हालांकि सबसे डरावनी बात यह थी कि इतने भयानक माहौल के बावजूद उसे यह अनुभव सुखद लगा। फिर भी थॉमस उसे आश्वस्त करता है, यह कहते हुए कि उसे यह यात्रा करनी ही होगी क्योंकि यही उसके करियर में प्रमोशन पाने का इकलौता मौका है। अगले दिन वह एलन को अपने अमीर मित्र फ्रेडरिक हार्डिंग के घर छोड़ने ले जाता है ताकि वह उसकी वापसी तक वहीं सुरक्षित रह सके। थॉमस एक बार फिर उसे सपना भूलने और न डरने की जरूरत का भरोसा दिलाता है। उस रात वे एक खूबसूरत पल साझा करते हैं, लेकिन एलन के डरावने सपने अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जल्द ही नोस्फेरातु उस समझौते को और मजबूत कर लेता है जो एलन ने अनजाने में उससे किया था। अगली सुबह थॉमस अपनी यात्रा के लिए तैयार होता है। जाने से पहले एलन उसे अपनी एक माला देती है, यह जाने बिना कि एक रात पहले उसने अपने बाल काटकर उसी माला में रख दिए थे। यह कदम अनजाने में नोस्फेरातु की एक महत्वपूर्ण शर्त को पूरा कर देता है। एक लंबी यात्रा के बाद थॉमस ट्रांसिल्वेनिया पहुंचता है, जहां स्थानीय लोग उसका खुले दिल से स्वागत करते हैं। वह वहां के लोगों के शांत स्वभाव को देखकर संतुष्ट और प्रसन्न था, लेकिन अचानक वे सभी एक अजीब और रहस्यमयी ढंग से हंसने लगे। कुछ ही क्षणों बाद गांव का मुखिया बाहर आया और ग्रामीणों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए डांटा। मुखिया थॉमस और काउंट ऑरलॉक के बीच के संबंध को लेकर संदेह में था और चाहता था कि वह गांव में न रुके, लेकिन थॉमस के बहुत आग्रह और विनती के बाद उसने उसे एक रात वहीं ठहरने की अनुमति दे दी। उसी रात एक बुजुर्ग महिला ने थॉमस को एक क्रॉस दिया और जोर देकर कहा कि उसे जल्द ही इसकी आवश्यकता पड़ेगी। कुछ ही देर बाद थॉमस ने गांव वालों को एक रहस्यमयी अनुष्ठान करते हुए देखा। वे एक शव को लोहे की कील से भेद रहे थे, जिसे उन्होंने पिशाच की लाश बताया। अगली सुबह थॉमस अब भी बीती रात की घटनाओं से डरा हुआ था, लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और अपने सफर को जारी रखने का फैसला किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसे एक रहस्यमयी गाड़ी आते हुए दिखाई दी। अजीब बात यह थी कि गाड़ी बिना किसी चालक के चल रही थी। हालांकि यह दृश्य डरावना था, लेकिन थॉमस ने हिम्मत जुटाई और उसमें सवार हो गया। जैसे ही वह गाड़ी में बैठा, गाड़ी बहुत तेजी से काउंट के महल की ओर दौड़ पड़ी और उसके पीछे भेड़ियों का झुंड भागने लगा। महल पहुंचने पर एक अधीर और भयानक दिखने वाले काउंट ऑरलॉक ने उसका स्वागत किया। एक रहस्यमयी आवाज ने थॉमस को बताया कि वह देर से आया है और काउंट ने तुरंत सौदे को अंतिम रूप देने के लिए उसे रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही वे बैठे, थॉमस को शराब का एक गिलास दिया गया। हालांकि जब उसने काउंट से उन डरावनी अफवाहों के बारे में पूछने की कोशिश की जो उसने सुनी थीं, तो ऑरलॉक ने उन्हें मात्र अंधविश्वास बताकर टाल दिया।
और उसे भोजन करने के लिए प्रेरित किया। खाने के दौरान थॉमस गलती से अपनी उंगली काट बैठा, जिससे खून बहने लगा। खून की गंध से ऑरलॉक तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया और वह थॉमस के जख्म को घूरने लगा। उसी क्षण थॉमस को यह एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन यह एहसास बहुत देर से हुआ था। काउंट ऑरलॉक ने अपनी असली प्रकृति उजागर की और उस पर हमला कर दिया। इसी दौरान एलन ने एना को समझाने की कोशिश की कि उन पर एक भयंकर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन एना ने उसकी बात को केवल उसका भ्रम समझकर टाल दिया। महल में अब बेहोश पड़ा थॉमस एक अजीब सपने में डूबा हुआ था। बेहोशी की अवस्था में काउंट ऑरलॉक ने उससे एक रहस्यमयी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवा लिए, जो किसी गूढ़ तंत्र मंत्र की लिपि में लिखा हुआ था। कुछ ही पलों बाद काउंट थॉमस का लॉकेट निकालता है और उसमें से एलन के बाल निकाल लेता है, जो उसने अनजाने में उसमें छिपा दिए थे। अब पूरी तरह संतुष्ट काउंट ऑरलॉक ने थॉमस को सोने के सिक्कों से भरा एक संदूक भेंट किया, उसकी सेवाओं के भुगतान के रूप में। लेकिन जैसे ही थॉमस ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, थॉमस ने लौटने की इच्छा जताई, यह सोचकर कि सौदा पूरा हो चुका है। लेकिन ऑरलॉक ने ठंडे स्वर में उसे सूचित किया कि अब घर लौटना कोई विकल्प नहीं है। चाहे वह चाहे या न चाहे, उसे यहीं रुकना होगा। जैसे ही थॉमस को होश आया, उसने अपने सीने पर पिशाच के काटने के निशान देखे और यह समझते ही कि उसका खून चूसा गया है, वह भयभीत हो गया और महल से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगा। लेकिन हर दरवाजा जो बाहर की ओर जाता था, बंद था। थॉमस ने हार नहीं मानी और महल के अंधेरे गलियारों में और गहराई तक उतरता गया। अंततः वह एक निचले कक्ष में पहुंचा, जहां उसने ऑरलॉक को एक ताबूत में सोते हुए पाया। यह अवसर देखते ही थॉमस ने एक कुल्हाड़ी उठा ली और पिशाच पर वार करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह घातक प्रहार करने वाला था, ऑरलॉक अचानक जाग उठा और उसे रोक लिया। भयभीत होकर थॉमस वहां से भाग निकला। इसी बीच ऑरलॉक ने एलन के बाल अपने हाथ में लेकर एक रहस्यमयी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे यह अनुष्ठान आगे बढ़ा, एलन, जो किसी अन्य जगत में थी, इस काले प्रभाव को महसूस करने लगी और धीरे धीरे उसके जादू के प्रभाव में आने लगी। अचानक थॉमस को यह एहसास हुआ कि वह उसी दरवाजे को खोलने के लिए मजबूर हो रहा है जिसे उसने पहले बंद किया था। उसका शरीर जड़ हो गया, वह अपनी मर्जी से हिल भी नहीं पा रहा था। ऑरलॉक की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने थॉमस के शरीर पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया। फिर निर्ममता से पिशाच ने थॉमस पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन से बेरहमी से खून चूसने लगा। वहीं विस्बॉर्ग में एलन एक रहस्यमयी बीमारी से ग्रस्त हो गई। चिंतित होकर फ्रेडरिक ने डॉक्टर विल्हेम को बुलवाया। जैसे जैसे उसकी स्थिति बिगड़ती गई, एलन दर्द से कराहने लगी, मानो वह किसी और ही दुनिया में खो गई हो। इस विचित्र स्थिति को देखकर डॉक्टर विल्हेम ने उसे तुरंत बेहोश कर दिया। उधर महल में थॉमस अचानक भयानक डर के साथ जागा। उसके पास समय बहुत कम था और उसने तुरंत भागने की कोशिश की। हिम्मत जुटाकर उसने खिड़की से छलांग लगा दी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह एक अज्ञात नदी में गिर गया और पानी में डूब गया। एलन की हालत अब तेजी से बिगड़ने लगी। उसके शरीर में लगातार झटके आने लगे और डॉक्टर विल्हेम उसकी स्थिति को स्थिर रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आखिरकार पूरी तरह हताश होकर उन्होंने फ्रेडरिक को आगाह किया कि इस घटना के पीछे कोई डरावना शक्ति काम कर रही है। शैतान पास ही है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। दूसरी ओर एक घने जंगल में एक नन लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। अचानक उसकी नजर नदी के किनारे पड़े थॉमस के निर्जीव शरीर पर पड़ी। उसने तुरंत उसे उठाया और एक चर्च ले गई, जहां अन्य नन्हों ने उसके लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे थॉमस को होश आने लगा। हालांकि उन्होंने उसे आराम करने और स्वस्थ होने की सलाह दी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। मुझे विस्बॉर्ग लौटना ही होगा, उसने जिद की। एलन खतरे में है। उसी समय ऑरलॉक भी विस्बॉर्ग की यात्रा पर निकल पड़ा। वह एक जहाज में सफर कर रहा था जिसमें एक ताबूत रखा था जो कब्र की मिट्टी और प्लेग से भरे चूहों से भरा हुआ था। डॉक्टर विल्हेम और फ्रेडरिक ने स्विट्जरलैंड में बहिष्कृत वैज्ञानिक एल्बिन एल्हार वॉन फ्रान की सहायता ली, जो गूढ़ विद्या पर अपने शोध के लिए प्रसिद्ध था। जैसे ही एल्बिन ने एलन की स्थिति के बारे में सुना, वह तुरंत समझ गया कि वह नोस्फेरातु, एक दानवी प्लेग फैलाने वाले पिशाच के जादू के प्रभाव में है। सच्चाई उजागर करने के लिए एल्बिन ने उस दानवी शक्ति को चुनौती दी कि वह खुद को प्रकट करे। अचानक एलन के शरीर ने झटके खाने शुरू कर दिए।
और ऑरलॉक ने उसके माध्यम से बोलना शुरू कर दिया। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंज उठीं। एल्बिन ने फ्रेडरिक की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, एलन शापित है। हालांकि डॉक्टर विल्हेम अभी भी संशय में थे। वह केवल भ्रमित है, उन्होंने जोर देकर कहा। लेकिन फ्रेडरिक को संदेह था कि एलन का यह कष्ट थॉमस की अनुपस्थिति से जुड़ा हुआ है। मुझे इस दानव के बारे में और अध्ययन करना होगा, एल्बिन ने कहा और वहां से चला गया। जाने से पहले उसने अन्ना को एलन का ध्यान रखने और किसी भी बदलाव पर उसे तुरंत बुलाने के लिए कहा। इस बीच थॉमस अंततः विस्बॉर्ग लौट आया। जैसे ही उसने एलन से बात की और उसे यकीन दिलाया कि उसके डरावने सपने सच थे, वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। उस रात रक्षकों ने फ्रेडरिक के घर पर दस्तक दी। उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता थी। उन्होंने एक डरावना समाचार दिया। विस्बॉर्ग के किनारे एक रहस्यमयी भूतिया जहाज आकर टकराया था। वह ऑरलॉक का जहाज था। इसके साथ ही जहाज से प्लेग से संक्रमित चूहों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसने एक अपवित्र महामारी की शुरुआत कर दी। अब विस्बॉर्ग में कदम रखते ही ऑरलॉक अपने वफादार सेवक नॉक से मिला। नॉक अपने स्वामी के सामने सिर झुकाकर मुस्कुराया। ऑरलॉक ने घोषणा की, यह भूमि अब केवल भय और विनाश को जानेगी। अगली सुबह विस्बॉर्ग की गलियां अराजकता में डूब गईं। प्लेग तेजी से फैला, लोगों की जानें जाने लगीं और पूरा नगर आतंक में समा गया। एलन थॉमस के पास बैठी उसकी देखभाल कर रही थी, जो अब जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। अन्ना कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखों में पश्चाताप था। मुझे तुम्हारी चेतावनियों को सुनना चाहिए था, उसने धीमे स्वर में कहा। इस बीच डॉक्टर विल्हेम और एल्बिन ने ऑरलॉक के जहाज से बरामद शवों की जांच की। जो उन्होंने देखा वह किसी सामान्य महामारी से कहीं अधिक डरावना था। वे चूहे खुद राक्षसी थे। एल्बिन ने तुरंत नॉक को देखने की मांग की, लेकिन वह पहले ही भाग चुका था। हमें उसे हर हाल में ढूंढना होगा, एल्बिन ने चेतावनी दी। यह कोई साधारण बीमारी नहीं, बल्कि एक अभिशाप है। उस रात ऑरलॉक ने एक और काला अनुष्ठान किया, जिससे अंधकार की एक और भी गहरी शक्ति जाग उठी। इसी समय थॉमस बुखार से तपता हुआ बिस्तर पर पड़ा था। अचानक उसने झटके से आंखें खोलीं, सांसें तेज हो गईं। उसे अपने ही सपने में ऑरलॉक की आवाज सुनाई दी। नीचे अन्ना को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह चौंक उठी। एलन उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खाली, गहरी और निर्जीव सी प्रतीत हो रही थीं। धीमी, अस्पष्ट आवाज में उसने कहा, आज रात मेरे साथ रुको। उधर अपने अध्ययन कक्ष में एल्बिन ने एक भयानक सच का पता चलता है। विस्बॉर्ग अब एक अमर प्लेग वाहक नोसफेरातु के आतंक का सामना कर रहा था। उस रात एलन एक भयानक स्वप्न से जाग उठी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वह उसके सामने था। एक छाया, डरावनी और विशाल, उस पर झुकी हुई थी। एक प्राचीन सर्द आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम मनुष्यों में से नहीं हो। मैं सबसे गहरे अंधकार में दफन था और तुम मेरी जान, तुमने मुझे जगा दिया है। ऑरलॉक ने एक बार फिर एलन को छलने की कोशिश की। उसने दावा किया कि थॉमस ने स्वेच्छा से उनके डिवोर्स के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे, सिर्फ कुछ सोने के सिक्कों के बदले। लेकिन एलन इतनी आसानी से मूर्ख बनने वाली नहीं थी। जब एलन ने ऑरलॉक के झूठ को भांप लिया और उसकी इच्छाओं के आगे झुकने से इनकार कर दिया, तो ऑरलॉक ने उसे धमकी दी कि वह थॉमस की जान ले लेगा। जैसे ही एलन की आंखें खुलीं, उसे एक डरावना दृश्य दिखाई दिया। ऑरलॉक के प्लेग से संक्रमित चूहों ने अन्ना पर हमला कर दिया था। वह भय और शोक से चीख उठी। महामारी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी, जिसके चलते पूरे विस्बॉर्ग शहर को क्वारंटीन में डाल दिया गया। अन्ना, जो मुश्किल से जीवित थी, अब उसमें प्लेग के लक्षण दिखने लगे थे। फ्रेडरिक उसके पास ही रहा, उसके अंतिम क्षणों में उसे दिलासा देता रहा। इसके बाद वह एलन से बात करने के लिए कमरे से बाहर निकला, लेकिन अब भी वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इस विनाश के पीछे किसी दानव का हाथ है। इसके बजाय उसने एलन और थॉमस को ही इस संक्रमण की वजह मान लिया। गुस्से से भरा वह चिल्लाया, तुम दोनों तुरंत विस्बॉर्ग छोड़ दो। फ्रेडरिक की अज्ञानता से क्रोधित होकर एलन वहां से निकल गई। इस बीच नॉक के सुनसान कार्यालय में एल्बिन ने एक प्राचीन चिन्ह खोजा। यह वही प्रतीक था जिसने 4 काली शक्तियों के आगमन की भविष्यवाणी की थी। उधर एलन और थॉमस अपने घर लौटे, लेकिन उनका मिलन अब किसी भी तरह से सुखद नहीं था। थॉमस, जो पूरी तरह निराश हो चुका था, गिड़गिड़ाकर एलन से विनती करने लगा, कृपया इस शापित शहर से मेरे साथ चलो। लेकिन अब
गहरे अंधकार का बोझ उठाए एलन ने उसे मना कर दिया। फिर उसने थॉमस को एक ऐसा रहस्य बताया जो अब तक उसने सबसे छुपाया था। बहुत पहले, जब मेरी तुमसे शादी नहीं हुई थी, मैंने खुद शैतान को बुलाया था। हम डील के तहत प्रेमी थे, एक दूसरे से बंधे हुए, लेकिन हमारी शादी ने इस बंधन को तोड़ दिया। उसके शब्दों ने थॉमस को हिलाकर रख दिया। गुस्से और भय से थरथराते हुए उसने थॉमस से उन दस्तावेजों के बारे में पूछा जिन पर उसने कथित तौर पर कुछ पैसे के बदले हस्ताक्षर किए थे। उनकी बहस तेज हो गई, लेकिन इससे पहले कि एलन कुछ और कह पाती, वह अचानक तेजी से कांपने लगी। उसका शरीर अकड़ गया और उसकी आवाज अजीब और अमानवीय हो गई। वह अब नोसफेरातु के नियंत्रण में थी। इस भयानक दृश्य को देखकर थॉमस भागकर मदद लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन एलन, जो अब उस पिशाच की शक्ति के कब्जे में थी, ने उसे एक डरावने स्वर में चेतावनी दी। मत जाओ। एलन ने उसे आदेश दिया कि वह उसके साथ रहे। एक अज्ञात शक्ति से मजबूर होकर थॉमस उसकी आज्ञा का पालन करने को विवश हो गया। जब सब समाप्त हुआ तो एलन बेहोश होकर गिर पड़ी, जैसे किसी भयानक स्वप्न से जागी हो। उस रात ऑरलॉक ने एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। निर्दयता की पराकाष्ठा पर पहुंचते हुए उसने फ्रेडरिक के बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। अपने पूरे परिवार को खोने के बाद फ्रेडरिक पूरी तरह टूट गया। अपने प्रियजनों को दफनाते समय उसका हृदय शोक से भर गया और अब वह इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता था। नोसफेरातु वास्तविक था। वॉन फ्रान। अब जब और कोई उपाय न दिखा तो उसने ऑरलॉक के आतंक को समाप्त करने के लिए एक अभियान का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर विल्हेम थॉमस और वह स्वयं उस पिशाच के विश्राम स्थल को खोजकर उसे नष्ट करने का संकल्प लेते हैं। अपनी वर्षों की गूढ़ विद्या ऑकल्ट की शोध से वॉन फ्रान को पता चला था कि नोसफेरातु को वास्तव में केवल एक इच्छुक निष्कलंक युवती के बलिदान से ही हराया जा सकता था, और एलन ही वह एकमात्र थी जो इस भूमिका में उपयुक्त थी। इधर फ्रेडरिक पागलपन और निराशा में पूरी तरह डूब चुका था। वह एक अकल्पनीय पाप का भागी बन गया। उसने अपनी मृत पत्नी के शव का अपमान किया। अंततः वह खुद भी प्लेग का शिकार हो गया। जब बाकी लोग वहां पहुंचे तब तक वह मर चुका था। कोई और चारा न देख उन्होंने उसके और उसके परिवार के शवों को जला दिया। वे सब मिशन को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित वे आगे बढ़ गए। इस बीच एलन, जो अपनी नियति को पूरी तरह समझ चुकी थी, उसने खुद ऑरलॉक को अपने कक्ष में बुलाया। आखिरकार उस दल ने ऑरलॉक के विश्राम स्थल को खोज लिया। थॉमस एक तेज धारदार ब्लेड हाथ में लिए उसके ताबूत के पास पहुंचा। गहरी सांस लेते हुए उसने ताबूत का ढक्कन उठाया और पूरी ताकत से हथियार नीचे उतार दिया। पर जैसे ही खून बाहर निकला, एक डरावना सत्य उनके सामने प्रकट हुआ। ताबूत में ऑरलॉक नहीं था, बल्कि वहां खूनी दांतों के साथ मुस्कुराता हुआ नॉक बैठा था। थॉमस को जब एहसास हुआ कि यह पूरी खोज महज एक चाल थी, तो वह दौड़कर एलन को बचाने के लिए वापस भागा। वहीं वॉन फ्रान ने प्राचीन मंत्रों का जाप करते हुए उस तहखाने में आग लगा दी, ताकि ऑरलॉक की अपवित्र उपस्थिति का कोई अवशेष शेष न रहे। इस बीच हवेली में ऑरलॉक अंततः अपनी दुल्हन को लेने आ पहुंचा। एलन उसकी प्रतीक्षा में खड़ी थी, विवाहित स्त्रियों के वस्त्र धारण किए, अडिग संकल्प के साथ। ऑरलॉक ने अपने अंधकारमय मंत्रों का उच्चारण किया और जैसे ही अनुष्ठान पूर्ण हुआ, एलन ने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। ऑरलॉक ने उसका खून पिया और दोनों ने अपने अपवित्र मिलन को पूरा किया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, ऑरलॉक को कुछ असामान्य महसूस हुआ। एक अजीब कमजोरी उसके शरीर में फैलने लगी। वह तिल तिल कर सूखने लगा। उसका अमर शरीर धूल में परिवर्तित होने लगा। उसने एक भयंकर चीख निकाली और देखते ही देखते वह एलन की बाहों में राख बनकर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों बाद थॉमस वहां पहुंचा, हाथ में जलती हुई सांसें ली। पर उसने जो देखा वह उससे भी अधिक हृदय विदारक था। एलन धीरे धीरे मुरझा रही थी। उसका जीवन धीरे धीरे उसकी कांपती उंगलियों से फिसल रहा था। थॉमस घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। जब उसने अपनी अंतिम सांस में फुसफुसाया, उसके बलिदान ने महामारी को समाप्त कर दिया। जिस अंधकार ने विस्बॉर्ग को निगल लिया था, वह अब समाप्त हो चुका था। और फिर शहर में एक गहरी शांति छा गई और इस तरह शहर प्लेग जैसी महामारी की आपदा से मुक्त हो चुका था। तो यह थी हमारी फिल्म नोसफेरातु की कहानी। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।